में आज हम लोग देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा पास्कल एक्सपेरिमेंट। कल आपने देख कर रखा था डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो उसी इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट में हमको क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो सबसे पहले समझेंगे। ठीक, आपने एक बैलून देखे है, बैलून एक बड़ा सा क्या लेंगे, बैलून लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये एक बड़ा सा क्या है, बैलून है। अब इस बैलून को आप क्या करते हैं, इधर से पंचर कर देते हैं। पंचर का मतलब समझ में आता होगा, यहाँ से क्या मार देते हैं, पिन मार देते हैं। जैसे ही यहाँ पिन मारते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, आपका हवा निकलना शुरू होता है। समझ पा रही है? अब और क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा मोटा वाला पिन लेते हैं और एक बार इसको क्या कर देते हैं, पंचर कर देते हैं। इसको पतला वाला पिन से पंचर किए, अभी जो पंचर करेंगे वो मोटा वाला पिन से। तो ये आपका इतना बड़ा छेद बनाएगा। समझ पा रही होगी बात को? और इसको बढ़ा देते हैं आपका पिन को। समझ पा रहे हैं? तो ये बड़ा वाला, तो इसका जो यहाँ पे होल बनेगा वो इससे भी बड़ा बन जाएगा। और कीजिए, इससे भी बड़ा, तो ये और बड़ा आपका होल बना देगा। क्या बात समझ में आ गया? सपोज दैट इसका एरिया को हम क्या मान लेते हैं, A1, इसका एरिया को A2, इसका एरिया A3, इसका एरिया को मान लेते हैं A4। समझ पाई? अब यहाँ पे आपका जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, F1। यहाँ पे लगने वाली फोर्स को F2, यहाँ पे लगने वाली फोर्स को F3 और यहाँ पे लगने वाली फोर्स को F4 मान लेते हैं। क्या बात समझ में आ गया? अब और थोड़ी सी बात मान के चलिए कि यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। हमने पढ़ के रखा है कि प्रेशर यहाँ से बनने वाली प्रेशर क्या होता है, सबका सेम होता है। समझ पा रही है? तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व किए, अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व होता है, मान के चलिए कि यहाँ से निकलने वाली प्रेशर कितना है, P है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो इस केस में आप क्या देखेंगे, F1 बाई A1। बात समझ में आ गया? यहाँ का प्रेशर आप क्या देख पाएंगे, F2 बाई A2। यहाँ का प्रेशर बोलिए A3 बाई F3। यहाँ का प्रेशर हाँ F3 बाई A3। यहाँ का प्रेशर F4 बाई A4। अब क्या गौर किए यहाँ पे, बताइए हम, क्या कुछ यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पे आपका एरिया क्या है, छोटा है, यहाँ का एरिया इससे बड़ा है, इस तरह से हमारा एरिया बड़ा है। समझ में आ गई? जब हम इसका प्रेशर का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो सभी जगह आपका प्रेशर का रेशियो सेम मिलेगा। समझ पाई बात? यहाँ पे सेम क्यों मिलेगा उसको ध्यान से देखिए। जितना आपका यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसके आधार पे एरिया आपका क्या है, छोटा है। अगर यहाँ पे आपका फोर्स ज्यादा लग रहा है तो यहाँ का एरिया बड़ा है। यहाँ पे और ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इसका एरिया और बड़ा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो यहाँ का एरिया सबसे बड़ा है। तो सबका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्या नहीं समझ पाई? समझाने के लिए बताते हैं। सपोज दैट कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, 1, इस यहाँ पे फोर्स 1 न्यूटन का, तो प्रेशर आपका कितना लग रहा है, 1 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका एरिया को मान के चलिए 2 है, फोर्स कितना 2, तो इसका रेशियो बताइए हमको, इसका रेशियो कितना, 1:1 आया कि नहीं आया? यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, मान के चलिए 3, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना 3, तो रेशियो कितना 1। इसका कितना आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपका एक फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, 4 न्यूटन और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 4, तो इसका पी कितना आया, 4/4 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर सब जगह पे क्या है, 1 है। बात समझ में आया? समझ पाई कि प्रेशर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाने या घटाने के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है।
अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हैं तो साथ में उसका क्या बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है, और दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। चाहे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा रहे, बड़ा रहे, या कुछ किसी भी प्रकार का रहे, रेशियो आता है तो क्या आता है, सेम आता है। समझ पाई बात को? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे बताइए, रेशियो ऑफ प्रेशर डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आपका ज्यादा मात्रा में गैस निकल रहा है, यहाँ पे और ज्यादा मात्रा में, सब जगह पे डिफरेंट है आपका क्वांटिटी, लेकिन रेशियो क्या है, सेम है। ये प्रूव होती है पास्कल्स का इस एक्सपेरिमेंट से। क्लियर? और यहां पे जो आपका डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन, प्रेशर का डायरेक्शन, वो किधर, ये इधर है, ये इधर है, इधर से तो प्रेशर आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो आप इसका डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं, प्रेशर का डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, सरफेस का क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया? लिखो यहाँ पे, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। समझ पाई बात? इसको अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए, मान के चलिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक, इस कंटेनर पे क्या भर देते हैं, फ्लूइड भर देते हैं, यानी कि लिक्विड क्या कर देते हैं, भर देते हैं। समझ में आया बात? अब इस लिक्विड के अंदर पे हम क्या रख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे आपका फोर्स पड़ रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स, इस डायरेक्शन से भी फोर्स, और इस डायरेक्शन से भी क्या पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है। फोर्स का मतलब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपने कल सीख चुके हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका सरफेस है कि नहीं है, तो प्रेशर का डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये इसका क्या है, सरफेस है, तो प्रेशर का डायरेक्शन किधर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। देखिए ये भी आपका डायरेक्शन है और ये इसका क्या है, सरफेस, तो ये भी इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम ऊपर लेयर की बात करें तो ये लेयर इसका क्या है, सरफेस, और ये इसका परपेंडिकुलर। समझ में आया? मतलब कि परपेंडिकुलर टू दी सरफेस से लगता है। समझ पाई बात? लिख दो, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये प्रूव करके गया कौन, पास्कल एक्सपेरिमेंट, कि वहां पे जो फोर्स लगेगी आपका वो कहां पे लगेगी, परपेंडिकुलर पे लगेगी। और परपेंडिकुलर पे लगने वाला जो प्रेशर होता है वो सब पॉइंट पे क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। और ये नियम कब लागू होता है, ये नियम आपका कब फ्लो होगा, जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया? ये लो कब काम आएगा हमारा, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे है, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिए, तब ये नियम वहां पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये लो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट कहां पे फ्लो होगा, ग्रेविटी फोर्स इज नेग्लिजिबल। लिख दें, यानी कि जी, ग्रेविटी फोर्स इज नेग्लिजिबल। इस केस में ये एक्सपेरिमेंट आपका, ये लो आपका काम करेगा। लिख लिए? अगर हम हमारा यहाँ पे जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, समझ पा रहे हैं बात को? अगर यहाँ पे हम क्या माने, जी माने, तो ध्यान से देखिए कि जो भी जी है सब अर्थ के इस डायरेक्शन पे लगता है, mg। अगर हम हमारे पास में जी है, तब इस डायरेक्शन का आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसको
प्रेशर तो यहाँ पे फोर्स लगा ही रहा है, उल्टा यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। समझ पा रही है? तो इस केस पे हमारा ये इक्वल रेशियो नहीं दे सकता है। ये इक्वल रेशियो कब देगा, जब हम जी को यानी कि ग्रेविटी फोर्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। समझ में आया बात? आपका जी इस डायरेक्शन पे लगेगा, इस डायरेक्शन पे लगेगा, ऊपर लगेगा, समझ पा रही है बात? इधर लगेगा, केवल डाउनवर्ड में लगेगा। तो इस तरह से आपका प्रेशर का रेशियो बदल सकता है अगर आप जी को वहां पे मानते हैं तब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पास्कल्स लॉ, पास्कल्स का नियम। पास्कल्स में अपना नियम में क्या कहा कि किसी फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होती है वो सभी एवरी पॉइंट और एवरी डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर सभी डायरेक्शन पे प्रेशर क्या होती है, सेम होती है। लिख लीजिए, प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड, प्रेशर इनसाइड ए पास्कल्स का नियम समझी? क्या कहा गया पास्कल्स का नियम में, ध्यान से देखिए। प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड, यानी कि प्रेशर हमारा फ्लूइड का मतलब प्रेशर, फ्लूइड का मतलब लिक्विड या गैस के अंदर के हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। हर एवरी पॉइंट इज सेम एट इन ऑल डायरेक्शन। ये सभी डायरेक्शन पे क्या करती है, काम करती है। सभी डायरेक्शन पे, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन पे काम नहीं करती है। समझ में आ गया? कौन? प्रेशर। एंड इट इज नॉर्मल टू दी सरफेस इन कॉन्टेक्ट, और जो उसका सरफेस होगा जिससे वो कॉन्टेक्ट है उसका हमेशा क्या रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। आपको यहाँ पे हम फिगर बना के दिखाए भी थे। समझ में आ गया? आगे ध्यान से देखिए क्या बोला गया, दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। ये लॉ कब हमारा एप्लीकेबल है, जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटी फोर्स को हम वहां पे नेग्लेक्ट कर दें, तभी ये क्या है, आपका एप्लीकेबल है। अगर ग्रेविटी माने तो ये लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए अब इसमें क्या घटनाएं घटती है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए आप एक बड़ा सा क्या लेंगे, सिलेंडर लेंगे। ये सिलेंडर है आपका बड़ा सा, ये देखिए, इसके अंदर पे आपका पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। पिस्टन का मतलब समझ में आता होगा आप लोगों को? समझ पाई होगी पिस्टन किसको कहते हैं? वही इंजेक्शन या पिचकारी वाली बात। ये क्या है आपका? पिस्टन लगा हुआ है। अब और एक छोटी सी सिलेंडर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक नैरो पाइप से, नैरो पाइप का मतलब समझती होगी, पतला पाइप से क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब कनेक्ट कर दिए तो दोनों एक बन गया। बना कि नहीं बना? समझ पा रही है? अब यहां पे लगने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या मान लेते हैं, F1, और प्रेशर को क्या मान लेते हैं, P1। समझ पा रही है? यहां पे लगने वाला प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं, P1। यहां का फोर्स को F2 और प्रेशर को क्या मान लेते हैं, P2। जल्दी बनाइए फिगर। बन गया सबका? चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है, सिलेंडर है, जो जिसका डायमीटर इसकी अपेक्षा में क्या है, बड़ा है। इसमें हम क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए, और इसमें भी क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए। पिस्टन का मतलब समझ में आती है कि एयर टाइट होती है। अगर हम ऊपर से क्या करें, इसको प्रेस करें तो यहाँ का जो फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड ऊपर नहीं आना चाहिए।
उल्टी इसको क्या कर दे, वो कंप्रेस कर देगा। समझ में आ गया? जो खिंचकारी इंजेक्शन में लगी होती है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्लूइड, और इसमें भी फ्लूइड को क्या कर दिया, भर दिया। भरने के बाद इस दोनों को हमने क्या कर दिया, एक नैरो पाइप से कनेक्ट कर दिए, एक पतला वाला पाइप से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब जैसे ही इसमें जोड़े तो इस पाइप के अंदर में भी क्या आ जाएगा, आपका फ्लूइड आएगा। क्या बात समझ पाई? इस तरह से यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने क्या मान के रखा, A1, यहाँ का को क्या माने हैं, F2। यहाँ पे लगने वाली फोर्स आपका F2 माने, यहाँ का फोर्स क्या है आपका F1 है। तो यहाँ का जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स यहाँ पे कितना आपका F1 बाई एरिया कितना A1। यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, बोलिए, F2 बाई A2। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। अभी आपने थोड़ा देरी पहले पढ़ के रखा पास्कल्स का नियम। एवरी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर पे प्रेशर क्या होती है, सेम होता है या नहीं होता है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका P1 किसके बराबर है, P2 के बराबर है। यही तो पास्कल्स नियम बोला कि किसी फ्लूइड के अंदर पे प्रेशर क्या होती है, हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है, और वो हर डायरेक्शन पे क्या करती है, काम भी करती है। समझ पाई? तो इसका ये मतलब हुआ कि P1 किसके बराबर हो गया, P2 के बराबर हो गया। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे P1 और P2 के बराबर हुआ, तो ध्यान से देखें तो P1 इक्वल टू आपका क्या वैल्यू है, F1 बाई A1 इक्वल टू P2 का क्या वैल्यू है, F2 बाई A2। इतनी सी बात हमको समझ में आती है? अगर आप यहाँ से F1 को क्या कर दें, बाहर कर दें, समझ पा रही है? इसको F1 को बाहर कर दें तो F1 इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, हाँ, F2 इंटू A1 बाई A2। ये फॉर्मूला मिला। समझ पा रही है बात? अब हमको क्या हाथ लगा, यहाँ पे गौर कीजिए, क्या हाथ लगा इस फॉर्मूला पे। इसको समझने के लिए आपको हम थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं, ठीक। F1 मान के चलिए आप फोर्स कितना लगा रहे हैं, फोर्स कितना लगा रहे हैं आप, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। समझिए मेरा बात को, आप F2 में कितना फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपका A1 देखिए, दिखाई देता आपको, ये A1 बड़ा है कि नहीं है, इसकी अपेक्षा में बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मान के चलिए जो उसका डायमीटर है A1 है, उसको हम क्या मान लेते हैं, A1 को 1000 मान लेते हैं समझने के लिए। A1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने क्या माना, 1000 मान लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अब आपका A2 है, A2 इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। A2 आपका क्या है, इसकी अपेक्षा में बहुत ही क्या है, छोटा है। मतलब इसकी एरिया की अगर दोनों की कंपेयर करें तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना का अंतर है, 1000 का अंतर है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब इसको इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट करके देखिए, F1 इक्वल टू F2 का क्या वैल्यू, 1 इंटू A1 का क्या वैल्यू, 1000 बाई A2 का क्या वैल्यू, 1। तो F1 इक्वल टू क्या मिला आपको, 1000 मिल गया। ये क्या है आपका फोर्स, यानी कि न्यूटन। कितना बढ़िया चीज हमको हाथ लगा। समझ में आ रहा है? क्या कनेक्टर पाई यहाँ पे कि आपने फोर्स कितना लगाया था, 1 न्यूटन का फोर्स लगाए थे, आपको कितना फोर्स मिला, मिला। आपने फोर्स कितना लगाया था, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था। देखिए लगाए थे, आपको फोर्स कितना मिला, कितना बढ़िया चीज हाथ में आ गई हमारे पास।
अब कैपेसिटी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी की बात करें, तो मैक्सिमम हमारे पास में 30 से 40 न्यूटन का फोर्स होता है। कितना फोर्स होता है? 30 से 40 न्यूटन का फोर्स होता है। हम उतना तक वर्क डन करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कार को उठाने के लिए बोले तो हम उठा पाएंगे क्या? क्योंकि हमारे पास में तो क्या है, 30 से 40 न्यूटन का ही फोर्स है। समझ पा रही है? जबकि कार को उठाने के लिए 300, 400, 500 न्यूटन का फोर्स चाहिए। बात समझ में आती है मेरे? तब अब हमारे पास में क्या लगा, ये फॉर्मूला हाथ लगा कि हम जब 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक 1000 का न्यूटन फोर्स मिल रहा है। समझ में आ रहा है? किसमें? इस तरह से हम सेटअप लगा देता। अपने जहाँ पे कार वॉशिंग होती है उसमें आप देखें कि एक सिस्टम बना होता है, उसमें कार को चढ़ा दिया जाता है और थोड़ा सा उधर से क्या दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, वो हड़बड़ा के गाड़ी को, कार को उठा देता है। समझ पा रही है? अब क्यों ऐसा होता है आप समझ पाए होंगे बात, कि वहां से फोर्स वो थोड़ा सा लगा रहा है, थोड़ा सा ही लगा रहा है ना, लेकिन देखिए उसको कितना न्यूटन फोर्स मिल रहा है। और इतना न्यूटन कार को उठाने के लिए क्या होता है, सफिशिएंट है। समझ पाई? आप ट्रॉली भी देखे होंगे, ट्रैक्टर वगैरह का, डंपर का, उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा फोर्स लगा दिया जाता है, लेकिन वो बहुत सारा को क्या करता है, उठा देता है। क्योंकि हमारे पास में क्या है, सेटअप से। लेकिन ये कब काम करेगी, जब हम ग्रेविटी को नेग्लिजिबल कर देंगे तब। समझ में आ गई बात? और इस तरह से हमको एक बहुत बढ़िया ही क्या लगता है, फार्मूला हाथ में आ जाता है, जिससे हम आसानी से किसी भी चीज को क्या करा सकते हैं, लिफ्ट करा सकते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगा के। बात समझ में आया? आपके साथ चलिए पास्कल्स लॉ का बेनिफिट की बात करें हम, तो पास्कल्स लॉ में क्या बेनिफिट मिलता है हमको, फोर्स गिव इज स्मॉल। जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हमको क्या मिलता है, फोर्स रिसीव इन वेरी वेरी लार्ज। और हमको बहुत बड़ा क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। आपने देखा जो हमने फोर्स दिया था वो कितना था, 1 न्यूटन का, और जो हमको फोर्स मिला वो 1000 न्यूटन का। तो ये बेनिफिट हमारा है। आगे हम बात करें किसकी, एप्लीकेशन की, यानी कि ये पास्कल्स का जो लॉ बनाया वो कहाँ कहाँ पे उपयोग में आता है। तो पहला उपयोग क्या है इसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब क्या, लिफ्टिंग ऑफ कार ट्रॉली। आप समझ सकते हैं, कार वॉशिंग, गंदा हुआ कार तो उसको धोने के लिए उठाए और नीचे से धो दिए। ठीक। दूसरा क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या चीज होती है उसको समझिएगा। देखिए, जॉइनिंग टू डिफरेंट मटेरियल। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि वेल्डिंग आप समझते हैं ना, आप ग्रिल वगैरह बनाते हैं घर के लिए लोहा का, तो उसको क्या करता है, वेल्ड करता है, जोड़ता है। तो वेल्डिंग किस केस में होता है, जब आपके पास में मटेरियल सेम हो। मटेरियल सेम हो तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, वेल्ड करा सकते हैं। कहने का मतलब ये भी आपका लोहा है और ये भी क्या हो, लोहा, तब आप वेल्ड करा सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? अगर आपका ये क्या है, तांबा है, कॉपर है, और ये क्या है आपका लोहा है, तो इस केस में आप उसको वेल्ड नहीं कर सकते हैं, वेल्डिंग होगा ही नहीं। तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, तो हमारे पास में बढ़िया फॉर्मूला लगाएंगे ना, कौन, पास्कल का लो। थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और ज्यादा फोर्स मिलेगा, और उसका नाम क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस। अब इसको क्या करेंगे, देखिए, जॉइनिंग टू डिफरेंट मटेरियल, ये आपका लोहा है और ये है कॉपर। ठीक। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे उसको समझिए, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जितना भी डायमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से थोड़ा सा पतला यहाँ पे क्या करेंगे, हम ड्रिल कर देंगे, छेद कर देंगे। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना है उससे थोड़ा सा छोटा क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, ड्रिल कर देंगे। ठीक। और इस तरह से दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइंट करा देंगे, और कहाँ कर देंगे, यहाँ पे प्रेस कर देंगे। समझ पा रही है? हमारे पास में है ना जुगाड़, बहुत सारा फोर्स लगाएगा वो, हम थोड़ा सा फोर्स देंगे, बड़ी बल के साथ में क्या करेगा, इसको अंदर धकेल देगा। अब वो कितना फोर्स से धकेलेगा, मान के चलिए कि 1000 फोर्स लगा के उसको वो अंदर धकेल दिया। अब अंदर धकेला तो आपको पता है कि जो उसके अंदर पे जो बाहर कवर किया उसमें इंटर एटॉमिक फोर्स लगेगा, और इंटर एटॉमिक फोर्स लगने की वजह से उसका जो एटम है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अंदर जो घुसा उसको जकड़ के रखेंगे।
कितना फोर्स लगा के हम उसको अंदर लगाए? 1000 फोर्स, न्यूटन फोर्स लगा के उसको अंदर घुसाए। उस तरह से वो अंदर घुस गया। अब उसको हम बाहर निकाल दिए। अब हमारे पास में कितना फोर्स है बताइए? 40 से 50 न्यूटन का फोर्स है। अब उसको ऐसा खींचेंगे तो निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि उसको हम 1000 न्यूटन फोर्स लगा के उसको क्या किए हैं? प्रेस करके घुसाए हैं। अगर हम उसको कार में भी यूज कर लेते हैं, समझ पाई? किस में यूज कर लेते हैं? कार में यूज करते हैं। तो कार में कितना ही फोर्स लगता है हमारा? 300 से 400 न्यूटन का फोर्स लगता है, जबकि वहां पे कितना फोर्स है? 1000 फोर्स हम उसको प्रेस किए हैं, तब भी वो हिलने डुलने वाली नहीं है। समझ में आ गया? और इस तरह से हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस से क्या करते हैं? दो अलग अलग मटेरियल को जोड़ देते हैं। बात समझ में आई होगी? चलिए तीसरा बेनिफिट देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन व्हीकल्स व्हील्स। आजकल देखिएगा जितनी भी कारें बन रही है आजकल तो मोटरसाइकिल में भी आपका डिस्क ब्रेक आने लगा है कि नहीं? थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, नीचे जाके वो बड़ी जोर से काम करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रेस कर देंगे, वो जोर से वहां पे काम करेगा, गाड़ी का आपको कोई हिलने नहीं देगा जब वहां से। समझ पा रही है? तो ये इसका क्या था? एप्लीकेशन था। किसका? पास्कल्स लॉ का। लेकिन और एक जानकारी वाली बात आगे ध्यान से देखिए, हमने लिख के रखा यहाँ पे, इन दिस केस वर्क डन विल बी सेम। इसका क्या मतलब हुआ कि इस भी केस में लेकिन आपका वर्क डन क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे समझिए बात को कि आपका ये सिलेंडर का जो डायमीटर था वो क्या था? बड़ा था। इधर का सिलेंडर का डायमीटर क्या था? छोटा था। इसको आपने यहाँ पे पाइप लगा के जोड़ के रखा था क्या? इस तरह से। यहाँ पे जब पिस्टन को आप मान के चलिए 1 फीट प्रेस करते हैं, समझिएगा मेरा बात को, कितना? 1 फीट प्रेस किए तो 1 फीट प्रेस में ये कितना एरिया को कवर किया? क्या मेरा बात समझ पा रही है तुम लोग? उतना ही यहाँ का पिस्टन उतना एरिया ऊपर उठेगा। अगर मान के चलिए 10 का अगर हम कंपेयर करके चलते हैं, समझ पा रही है कि ये दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना वेरी करता है? 10 का। इसका 1 और इसका 10। तो इसको आप 10 क्या करेंगे? नीचे लाएंगे तो ये 1 ऊपर उठेगा। मेरा बात समझ पाई? नहीं आए समझ में? इसको जब आप मान के चलिए 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे? नीचे की ओर धकेलेंगे तो ये केवल आपका 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, लेकिन 1000 किलो को लेके उठेगा। समझ में आ गया? तो हमारे पास में तो 1 न्यूटन का बहुत ज्यादा बल है, बहुत सारे फोर्स भरे पड़े हैं। हम 10 सेंटीमीटर क्या 10 मीटर ढकल देंगे उठाने के लिए? नहीं ढकल सकती है, बल थोड़े लग रहे हैं वहां पे धकेलने के लिए। 1 ही न्यूटन का तो बात है। समझ पा रही है? और इस तरह से क्या करती है? ये वर्क डन करती है। बात पकड़ में आया? इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस केस वर्क डन विल बी सेम, यानी कि ये जितना काम कर रहा है उतना काम भी ये करेगा। समझ पाई बात को? चलिए आगे थोड़ा सा इसी को हम लोग बढ़ाते हैं और समझते हैं। इसका क्या मतलब आप समझे कि यहाँ पे 100% आपका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि आप यहाँ पे जितना एनर्जी उतना एनर्जी यहाँ पे एनर्जी आपका लॉस नहीं हो रहा है। समझ पाई बात? लिख लीजिए एक लाइन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही भी लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज 100% एप्लीकेबल, है कि नहीं? समझ पाई? अब इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। मान के चलिए यहाँ का वर्क डन कितना? W1, और यहाँ का वर्क डन कितना? कैसे? W1 ये लिखे हैं यहाँ पे, इन दिस केस वर्क डन विल बी सेम। तो वहां का W1 तो इधर का W2 क्यों? W1 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? क्या घटनाएं घटी? W1 ये क्या है आपका? वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ का फोर्स को आप क्या मान लेते हैं? F1, और डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लीजिए? L1।
और यहाँ का वर्क डन भी कितना आपका W1, लेकिन यहाँ का फोर्स आपका कितना मान लेते हैं F2 इंटू L2। इसका क्या मतलब हुआ उसको भी आपको समझाते हैं कि अगर इस केस पे आप क्या दिए, प्रेशर कम दिए, मतलब फोर्स कम लगाए लेकिन लंबाई को बढ़ाए, नहीं देखे ज्यादा, नहीं समझ में आया? बात पकड़ में आ रहा है मैम? क्या बोलना चाह रहे हैं आप कि यहाँ पे आप जो फोर्स लगाए वो क्या दिए, कम दिए, लेकिन लंबाई ज्यादा नीचे तक आप प्रेस किए। और इस केस में क्या हुआ आपका, F2 ज्यादा लगा लेकिन L1 कम है। क्या बात समझ में आ गया? मान के चलिए यहाँ पे 2 और लेंथ कितना 5, और इस केस में आपका फोर्स 5 और लेंथ कितना 2, दोनों का प्रोडक्ट कितना 10। तो W1 और यहाँ पे W1 क्या सेम। बात पकड़ में आया होगा? समझ पाई? इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दिस केस वर्क डन विल बी सेम। क्लियर? तो ये था आपका पास्कल्स लॉ। किस केस के लिए? जब हमारा ग्रेविटी को नेग्लिजिबल करते हैं तब के लिए। समझ पाई बात? चलिए, पीछे आपने जो देखा वो क्या था, पास्कल्स लॉ ही था, लेकिन किस केस के लिए था, जब हमारा ग्रेविटी फोर्स को हम नेग्लिजिबल किए। अब अभी क्या देखेंगे, अंडर ग्रेविटी। तो दोनों में क्या अंतर है? क्या पहले पास्कल्स ने जो नियम बनाए थे वो नियम गलत हो गए? समझने वाली बात है ना कि उन्होंने जो नियम पहले बना के रखा, जो लॉ बना के रखा, वो लॉ यहाँ पे क्या फेल हो जाएगा? तो ये यहाँ पे फेल नहीं होगा, सिर्फ उसका कुछ मॉडिफिकेशन होगा। समझ में आ गया? वही नियम रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा। समझ में आ गया? चलिए, प्रेशर विथ ग्रेविटी, इसको हम बोल सकते हैं, इसको आप क्या भी बोल सकते हैं, प्रेशर विथ ग्रेविटी। प्रेशर विथ ग्रेविटी। चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक? ये कंटेनर में हम फ्लूइड को भर देते हैं इस तरह से। ये आपका कंटेनर में हमने फ्लूइड को भर दिया। अब इसके अंदर पे कोई सिलेंड्रिकल शेप का बॉडी को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। याद रखना, इसमें कैसा शेप होना चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप होना चाहिए। सिलेंड्रिकल शेप का बॉडी को हम डाल दिए। क्लियर? अब यहां पे पहले लिख देते हैं, ये क्या है आपका, सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट। सिलेंडर शेप, आप बॉडी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक? आपका यहाँ वाटर का जो अपर सरफेस दिखाई देता है वहां से, और ये जो बॉडी डाले हैं हम, उसका टॉप फेस, क्या मेरा बात पकड़ में आया? ये फ्लूइड का क्या सरफेस, टॉप सरफेस, और इस ऑब्जेक्ट का टॉप फेस का दूरी को हम h1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h1। क्या बात समझ में आया? यहां से लेकर इसका जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, उसको क्या मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं, ठीक? अब यहां पे इसका जो बॉटम फेस है, बॉटम फेस मतलब यहां पे है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्लियर दिखाई दे रहा है? ये बॉटम फेस से लेकर जो वाटर का सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट का बॉटम फेस और ये वाटर का सरफेस, इस हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। इसके नीचे आपका क्या पड़ रहा है बताइए हमको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पड़ रहा है। और थोड़ी सी बात यहां पे समझिए कि जब ये हमारा सिस्टम यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहे होंगे, नहीं पड़ेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सब में भी पड़ रहे हैं। आपका जितना भी चारों ओर जितना भी ऑब्जेक्ट है उस सब में क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है।
तो यहाँ पर भी क्या पढ़ रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहा है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पी नोट। पी नोट का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको मान लेते हैं। ये सिलेंडर आप देख रहे हैं, सिलेंडर की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। बात समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं कि वाटर का जो सरफेस एरिया, टॉप सरफेस एरिया से बॉडी का, जो सिलेंडर बॉडी का टॉप फेस की हाइट कितना, h1। वाटर की सरफेस से बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर बॉडी, उसका हाइट h2 और हाइट ऑफ सिलेंडर h1। समझ पाई बात? यहाँ पे क्या लग रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको पी नोट किए हैं। आपका इधर क्या लग रहा है, g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। इतनी सी बात आपको पकड़ में आया होगा। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट फोर्स इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बहुत पहले से हम इस फार्मूला का यूज करते चले आ रहे हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ पाई? अगर आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन जानते हैं, तो यहाँ पे कल हमने पढ़ के रखा है डेंसिटी। पढ़े कि नहीं पढ़े, बताइएगा। हम आप कल पढ़ के रखे हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। समझ में आई बात? डेंसिटी के लिए यहाँ पे हम रो का यूज कर देते हैं, मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए v का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अगर यहां से अगर m का बाहर निकाल दें, बताइए क्या निकाल दें, m को बाहर निकाल दें, तो आपको क्या मिलेगा, रो इंटू v मिल जाएगा। देखिए मिला? बात समझ में आया ये फॉर्मूला? डाउट है? तब आपका फोर्स इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, ये मास। तो ये भी आपका क्या है, मास। तो क्या मास की जगह में आप रो इंटू भी लिख सकते हैं, रो इंटू भी इंटू यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन। क्या पढ़े हम लोग, अंडर ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जी प्रयोग करेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। Therefore, ये आपका क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू h। इसका जितना एरिया और इसका जितना हाइट, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। समझ पा रही है बात को? तब आपको मिलेगा क्या, फोर्स इक्वल टू, ये क्या है, v, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू h। अगर हम इसको L मानते तो क्या लिखते, L लिखते। नहीं समझ में आया? लेकिन हम क्या मान के रखे हैं, h, इसलिए वॉल्यूम की जगह में क्या लिखे, एरिया इंटू h इंटू क्या है आपके पास, रो इंटू जी। समझ में आया? क्या आप इस फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स, यहाँ पे एरिया है तो एरिया क्या इसका बाई में आएगा, फोर्स बाई क्या हो गया, एरिया इक्वल टू क्या मिला, h रो जी मिला। समझ पाई? फोर्स बाई एरिया इक्वल टू होता है, फोर्स बाई एरिया की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं। हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया इक्वल टू आपको क्या मिला, h रो जी मिला। इस तरह से हमको प्रेशर का एक
नया फॉर्मूला हाथ लगता है। ये किसके, ये कब कब की है? ये ड्यू टू सिलेंडर ओनली। समझ पाया? ये कब के लिए है? केवल सिलेंडर के लिए। आपने यहाँ यूज किया सिलेंडर? यस सर। हो गया? आगे थोड़ा सा इसी को बढ़ा देते हैं। टोटल प्रेशर एट लोअर सरफेस, टोटल, therefore total pressure at lower surface इक्वल टू, लोअर सरफेस का मतलब समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ये वाला सरफेस पे टोटल प्रेशर कितना, बताइए? टोटल प्रेशर कितना? नहीं पता? नो सर। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ये लिक्विड है ना, तो लिक्विड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों का प्रेशर को जोड़ेंगे उतना प्रेशर यहाँ पे। मेरा बात पकड़ में आया है कि टोटल प्रेशर और लोअर सरफेस, ये इसका लोअर सरफेस है, यस सर। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना? यहाँ पे आपका फ्लूइड है, लिक्विड है, तो लिक्विड का प्रेशर और ऊपर से क्या लग रहा है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों प्रेशर को जोड़ देंगे उतना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? टोटल प्रेशर एट लोअर सरफेस इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटीएम लिखेंगे तो चलेगा? यस सर। हाँ। क्लियर? तब यहाँ पे क्या हाथ लगेगा आपको, बताइए? टोटल प्रेशर कितना हाथ लगेगा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड आपका कितना है? यहाँ यहीं पे ना प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, बॉटम में थोड़ी, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कितना? जल्दी बताइए। यहाँ से लेकर इसका दूरी कितना? ध्यान से देखिए, आपने प्रेशर का क्या फॉर्मूला फाइंड किया? HOG। क्या फाइंड किए हैं आप? तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ एक लिक्विड, इसकी हाइट कितना? H2। तो H की जगह में आप क्या लिखेंगे? H2। ये तो आपका डेंसिटी ज्यों का त्यों रहेगा, बदलने वाला नहीं है। रो जी भी आपका बदलने वाला नहीं है। प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर कितना? P0। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आया यहाँ पे? ये कहाँ पे लगने वाली प्रेशर? लोअर सरफेस पे। अब आगे थोड़ा सा और बात समझ लीजिए। टोटल प्रेशर एट अपर सरफेस, बात पकड़ में आया होगा? अपर सरफेस कहाँ की बात करें? यहाँ के लिए बोलिए, यही होगा। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो इक्वल टू क्या मिला आपको? यहां से कितना? H1 रो जी प्लस P0। डाउट है किसी को? चलिए हाथ को थोड़ा सा जल्दी बढ़ाइएगा। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर, therefore pressure due to liquid column, column, column। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे कम प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम का मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे ये जितना जगह घेरा है उस लिक्विड के अंदर पे, तो कितना वहां पे प्रेशर बन रहा है। क्या मेरा बात समझ में आया? तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए? H2 रो जी प्लस P0 माइनस H1 रो जी प्लस P0।
चलिए एक बार इसको अलग अलग कर दीजिए, ब्रैकेट्स बाद में खोलेंगे। ठीक, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है H2, यहां पे क्या है H1, यहां भी रो है, यहां भी क्या है रो। तो ये तो रो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, या आप इसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, इसको बनाते हैं हम लोग। पहले ध्यान दीजिए कि H2 माइनस क्या है H1, दिखाई दिया आपको। फिर यहां भी क्या है रो जी, यहां भी क्या है रो जी। रो जी को हम बाहर कर दिए, ये आपका प्लस में है और ये माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा। बात समझ में आया। यस सर। आगे ध्यान दीजिए, ये आपका H2 H2 और ये क्या H1। H1। H2 माइनस H1 इक्वल टू, देखिए दूरी, यहाँ से इसका दूरी कितना H। तो H2 में आप H1 को घटा देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, H मिलने वाला है। मतलब H2 माइनस H1 की जगह में क्या लिखेंगे, H, फिर रो, फिर C। यहीं पे ये फॉर्मूला आपने फाइंड करके रखा। समझ में आया बात। इस तरह से पास्कल्स लॉ अंडर ग्रेविटी। ठीक। Yes, sir.